नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक है वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट, वो है उद्योगों में वृद्धि एवं विकास। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर वृद्धि एवं विकास, जिसके अंदर हमने लिया है 2026 तक का डेटाज। तो अभी फाइनेंशियल जो ईयर था, वित्त वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था 2025 और 2026 की इक्को सर्वे का वो डेटा इसके अंदर लिया गया है। साथ ही साथ के अंदर बहुत ही शॉर्ट तरीके में से, ऐसे नहीं कि एजिट किताब आपको करवा दी, एजे इक्को सर्वे करवा दिया, एक व्यवस्थित तरीके से टेबल वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक उद्योग को पार्ट वाइज करवाया गया है। इस क्लास को करने के बाद मुझे पूरा बिलीव है जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो गलत नहीं होंगे। दूसरी बात, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। क्लास के बाद में एक छोटा सा रिव्यू, छोटा सा कमेंट का वेट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का एक बेहतरीन टॉपिक, वो है औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि और विकास। सबसे पहले मेन जो पार्ट ऑफ के अंदर लेते हैं वो क्या बात है उद्योग में। तो वर्तमान की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है ना, वित्त वर्ष 2025-26 के अकॉर्डिंग अगर ऊपर का प्रश्न पूछ ले वो कितना है, 24.3। तो वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर राजस्थान भारत की जीडीपी के अंदर औद्योगिक जो अंश है वो योगदान है वो कितना है, 24.3% है। और इसके बाद है उद्योगों के जो उप क्षेत्र है कौन कौन से, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, खनन, उत्खनन, इनकी मैं बात करूंगा। तो उद्योगों के जो उप क्षेत्र की बात करेंगे उनका योगदान, जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा, विनिर्माण का 12.8%, खनन उत्खनन का 1.4%, निर्माण का 7.8%, और इसके जो अलावा देखेंगे विद्युत कितना आ जाएगा, 2.3%। सभी को ओवरऑल मिलाएंगे तो कितना पढ़ेंगे, 24.3% आ जाएगा। और सर्वाधिक जो वृद्धि दर देखी जाती है वो कौन से सेक्टर के अंदर रही है, तो आप देखोगे सर्वाधिक जो वृद्धि दर है विनिर्माण में भी कितनी है, 7% की है, निर्माण में भी कितनी है, 7% की है। जबकि जो कमी हुई है वो किसके अंदर हुई है, खनन और उत्खनन के अंदर वह कमी दर्ज हुई है। टोटल ऑल ओवर मिलाकर के कितनी हो गई, 6.2%। यानी कि उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर है 2025-26 के अंदर वो कितनी दर्ज हुई है, तो वो हुई है 6.2% है, वो यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करेंगे 2025 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर में विनिर्माण आउटपुट के अंदर कुल 0.7% की क्या है, वृद्धि भी दर्ज की गई है। और अब बात करेंगे सबसे खास प्रश्न, भारत की विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, भारत की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर जो हिस्सेदारी है ना वह कितनी है, वो है 1.3% है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी हिस्सेदारी 1.3% है। और इसके अंदर विनिर्माण के अंदर सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किसका है, चाइना का है। नोट, भारत के कुल विनिर्माण मूल्य वर्धन में मध्यम एवं उच्च प्रौद्योगिकी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी रही है, 46.3% रही है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत के कुल विनिर्माण के मूल्य वर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी के अंदर जो इसकी हिस्सेदारी वो 46.3 दर्ज की गई है। प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक जो प्रदर्शन जिसको बोलते हैं सीपीआई कहते हैं, उसकी रैंकिंग जो भी इको सर्वे आई है उसके अंदर अभी तक 2023 की दे रखी है और 2022 की दे रखी है। 2022 के अंदर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के अंदर हमारी जो रैंक थी वो कौन सी थी, 40वीं रैंक थी। और हम 2023 की बात करेंगे, 2023 के अंदर भारत कौन सी रैंक पे आ गया था, 37वीं रैंक के ऊपर भारत है, वो 3 पदों की छलांग लगा करके और पर आ चुका है। अब बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में औद्योगिक के मूल्य वर्धन में 7% की वृद्धि भी दर्ज हुई है। तो एक बार वापस पढ़ेंगे, वर्तमान जीडीपी में उद्योगों का योगदान 24.3 है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर वृद्धि कितनी दर्ज हुई, वृद्धि दर कितनी रही, 6.2 रही है। और वैश्विक विनिर्माण हिस्सेदारी में हमारी कितनी, 1.3 है। सर्वाधिक इसका हिस्सा किसका, चाइना का है। भारत के टोटल कुल विनिर्माण के मूल्यवर्धन में हम बात करेंगे इसकी हिस्सेदारी कितनी, 46.3 आ जाएगी। प्रतिस्पर्धा औद्योगिक सूचकांक रैंकिंग के अंदर हम देखेंगे तो 2023 में 37वीं और 22 के अंदर हमारी कौन सी है, 40वीं रैंक है वो दर्ज हुई है। अब है सबसे पहला जो उद्योग है हम वो कौन सा ले रहे हैं,
सीमेंट उद्योग ले रहे हैं। सबसे पहला उद्योग कौन सा? सीमेंट उद्योग है। और चाइना के बाद में भारत सीमेंट का दूसरा उत्पादक देश है। देखो लास्ट जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था ना, उसके अंदर एक तरफ रैंक दे रखी थी, एक तरफ है क्षेत्र दे रखे थे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स आ गया, या इसके अलावा कपड़ा या रेशम का आ गया, या इसके अलावा दूध का एक प्रश्न आया था, एक आया था मांस का आया था, और उसमें हमारी रैंक दे दी थी। रैंक कौन कौन सी है तो ध्यान देना। सबसे पहला हम जो सेक्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा? सीमेंट उद्योग है। तो भारत चाइना के बाद में भारत क्या है? सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और वित्त वर्ष 2025 में सीमेंट उत्पादन जो दर्ज हुआ वो कितना हुआ है? 690 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन दर्ज हुआ है। लेकिन 2024-25 के अंदर कितना था? 453 मिलियन टन था, और अब बढ़ के कितना हो गया? 690 हो गया है। सीमेंट उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। सबसे टॉप जो अग्रणी स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है। और हम बात करेंगे वर्तमान में सीमेंट के एकीकृत बड़े बड़े जो वृहद प्लांट है ना, वो कितने? 160 हैं। और 130 क्या है? ग्राइंडिंग जो यूनिट है वो स्थापित, प्लांट एक फैक्ट्री स्थापित की गई है। 62 क्या है? मिनी सीमेंट भी प्लांट हमारे यहाँ पे भारत में स्थापित है। बड़े कितने? 160 आ जाते हैं। और लक्ष्य क्या है? सीमेंट उद्योग से जो कार्बन के उत्सर्जन की जो दर है ना, उसको क्या कम करना है। कब तक? 2070 तक सरकार का उसका टारगेट है कि कार्बन उत्सर्जन की दर को कम करना है, हमारे पर्यावरण के अनुकूल सूटेबल करने के लिए। और देखो टोटल जो प्लांट है उसमें से 80% जो सीमेंट के प्लांट है ना, वो कहां पे है? वो राजस्थान सबसे 1 नंबर पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर एमपी और गुजरात के अंदर है, जहां पे सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। सीमेंट के प्लांट सर्वाधिक है वो इन स्टेट के अंदर है। कुल मिलाकर के हमारी दूसरी रैंक आ जाएगी। चाइना की पहली है, हमारी दूसरी आ जाएगी। 160 हमारे बड़े प्लांट है। अब दूसरा जो उद्योग पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा? इस्पात उद्योग आ जाएगा। भारत का इस्पात उद्योग है। देखिए भारत कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व में दूसरी रैंक पे है। तो हमने पढ़ा सीमेंट में भी हम दूसरी रैंक पे हैं, कच्चे इस्पात उत्पादन में भी हमारे देश के वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 11.7% तैयार इस्पात उत्पादन में 10.8% और खपत में 7.8% की क्या है? वृद्धि भी दर्ज की गई है वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग। और अब बात करेंगे उत्पादन आधारित PLI प्रोत्साहन जो योजना है, ये जो योजना की बात करेंगे विशिष्ट इस्पात उत्पादन के लिए, यह 2021 में शुरू की गई थी। उत्पादन आधारित जो योजना है जिसको बोलते हैं PLI योजना है, यानी कि विशिष्ट इस्पात उत्पादन के लिए शुरू की गई थी वो 2021 में। अक्टूबर 2025 तक 2.34 मिलियन टन विशिष्ट इस्पात का उत्पादन है वो कर लिया गया है। और इस्पात उद्योग में अग्रणी राज्य, सीमेंट के अंदर आपने पढ़ा राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अब इस्पात उद्योग में जो अग्रणी स्टेट है, ओडिशा का नाम आएगा। नंबर 1 कौन सा? ओडिशा। नंबर 2 कौन सा? छत्तीसगढ़। नंबर 3 कौन सा? झारखंड है। तो ज्यादा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। और अब इसके तहत हम पढ़ेंगे एक अभियान कौन सा है? मिशन कोकिंग कोल, जो कब चलाया? 2022 में शुरू किया गया था। इसका टारगेट क्या है? 2030 तक घरेलू कच्चे कोकिंग तेल का जो उत्पादन है वो 140 मीट्रिक टन को करने का टारगेट लिया गया है। अब है रसायन एवं पेट्रो रसायन, जो अगला जो उद्योग पढ़ेंगे, रसायन और पेट्रो रसायन। इसके अंदर क्या है? वित्त वर्ष 2015-16 में 45,638 मीट्रिक टन की तुलना में 2024-25 के अंदर प्रमुख रसायनों का जो कुल उत्पादन है वो कितना दर्ज किया गया? 58,617 मीट्रिक टन है वो हो गया है। और इसके अलावा यह वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के अंदर 2.8% चक्रवृद्धि CAGR की वृद्धि को भी दर्शाता है। यानी कि 2015-16 से लेकर के 2024-25 के अंदर कितनी वृद्धि CAGR वृद्धि हुई है? 2.8% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। और वित्त वर्ष 2025 में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र ने समग्र विनिर्माण के सकल मूल्य वर्धन के अंदर कुल योगदान कितना दिया है? 8.1% योगदान दिया है। तो GVA के अंदर इसके जो हिस्सेदारी दर्ज हुई है वो कितनी हुई है? 8.1% की इसकी हिस्सेदारी वो दर्ज की गई है वित्त वर्ष 2024 के अंदर। और अगला दोस्तों हम पढ़ेंगे वो उद्योग कौन सा है? कोयला उद्योग। और कोयला उद्योग की बात करेंगे
तो कोयले के भंडारण में भारत विश्व में 5वीं रैंक पे है। भंडारण में हमारी रैंक कौन सी है, 5वीं रैंक आ जाएगी। लेकिन कोयला की उपभोक्ता की बात करेंगे तो उपभोक्ता में हम दूसरे स्थान पे है। सीमेंट में दूसरे पे है, इस्पात में दूसरे पे है, कोयला उपभोक्ता के अंदर दूसरे स्थान पे, लेकिन कोयला भंडारण की दृष्टि से पूरे वैश्विक स्तर पे हमारी 5वीं रैंक आ जाएगी। और यह राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में यह 55% की हिस्सेदारी भाग ये अपना योगदान देता है तथा कुल बिजली के उत्पादन का 74% अधिक ऊर्जा को यह प्रदान करता है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025 के अंदर, वित्त वर्ष 2025 के अंदर हम देखेंगे 1047.52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन दर्ज हुआ है। और वित्त वर्ष 2024-25 के अंदर 997.83 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। तो 2024-25 में 997.83 मिलियन टन का हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2025 के अंदर हम देखेंगे तो 1047.52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन है वो दर्ज किया गया। और आगे चलते हैं, अगला जो उद्योग है वह कौन सा है, ऑटोमोबाइल उद्योग। ये महत्वपूर्ण उद्योग है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देखो भारत दो पहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों के लिए विश्व के एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित है। दो पहिया वाहनों के लिए और तिपहिया वाहनों के लिए विश्व के बड़े बाजार के रूप में भारत का स्थापित है। और यात्री वाहनों यानी कि पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे तथा वाणिज्य वाहनों कमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे हेतु विश्व स्तर पे तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यानी कि एक तो यात्री वाहनों में और एक कौन सा वाणिज्य वाहनों के अंदर भारत क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और यह 30 मिलियन से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान देता है। टैक्सी के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से लोगों को यह रोजगार भी देता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। और इसके बाद में देश के टोटल सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह के अंदर इसका योगदान कितना है, 15% भागीदारी भी इसके अंदर है। और अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2015 और फाइनेंशियल ईयर 2025 में उत्पादन में 2015 से लेकर के 2025 की बात करेंगे तो टोटल लगभग 33% की क्या है वो वृद्धि भी दर्ज हुई है। और अब बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 में यात्री वाणिज्य दोपहिया वाहन तपहिया वाहनों में 5.3 मिलियन टन से भी अधिक व्हीकल है वो बेचे गए हैं। और विद्युत वाहन ईवी विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो को उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में, पंजीकरण करवाने में, तो पंजीकरण करवाने के लिए पंजीकरण पोर्टल के ऊपर ईवी पंजीकरण ये 62.5% CAGR की वृद्धि दर से भी बढ़ा हुआ है। और अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का कितना है, 4% है। एक जरूर देख लेना, ये हमने ऑटोमोबाइल के अंदर अपने पढ़ा था, सीमेंट का पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का कितना परसेंट रखता है, 4% हिस्सेदारी रखता है। और इसका घरेलू उत्पादन का टारगेट देखो 2026 तक $300 बिलियन करना है। ये टारगेट है 2026 तक का $300 बिलियन करना है। अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट, भारत 99% स्मार्टफोन का निर्माण अपने घरेलू स्तर के ऊपर कर रहा है। जो स्मार्टफोन है 99% स्मार्टफोन का निर्माण भारत घरेलू स्तर के ऊपर कर रहा है। और 5G के उत्पादन को हम बात करेंगे, 5G का भारत 89% उत्पादन है वो घरेलू स्तर पे कर रहा है। स्मार्टफोन का 99 आ जाएगा और 5G है उसका 89% उत्पादन है भारत अपने घरेलू स्तर पे कर रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7वीं सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी से बढ़कर के 2025 में तीसरी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली निर्यात कैटेगरी बन गया है। तो एक और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि यह निर्यात कैटेगरी के अंदर 2025 के अंदर देखो 2022 में तो क्या था, सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी में 7वीं रैंक थी। अब 2022 के अंदर 2025 में यह तीसरी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली निर्यात कैटेगरी भी बन चुकी है इस मामले के अंदर, इसी फील्ड के अंदर। और अब भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्यात के रूप में उभरा है। तो हम कह सकते हैं 7वीं से तीसरी आ जाएगा तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भारत क्या है, मोबाइल निर्यात के रूप में भी बनकर के उभरा है। और वर्तमान में देश में 300 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यूनिट हमारे यहाँ पे कार्यरत है। और अब चलते हैं PLI स्कीम। PLI स्कीम यह सबसे सफल स्कीम है
जिसमें भारत को मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सेकंड रैंक पे पहुंचाया है। तो भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दुनिया में दूसरे, देखो भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्यात के रूप में उभरा है, दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्यात के रूप में उभरा है। और हम कह सकते हैं दूसरे करना है, दूसरा इसको करेंगे सेकंड, इसको सेकंड करना है, सेकंड, यहां पे सेकंड। तो भारत क्या है, इस पीएलआई स्कीम का उद्देश्य क्या, उत्पादन को बढ़ाना है। तो भारत सबसे सफल स्कीम है जिसमें मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल का विनिर्माण है, उस मामले में भारत क्या है, पूरे वैश्विक स्तर पे कौन से रैंक पे आ गया है, सेकंड रैंक पे आ गया है। ये स्कीम कौन सी है, पीएलआई स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2020 में अधिसूचित हुई थी। 1 अप्रैल 2020 में इसको अधिसूचित किया गया था। अगला है उद्योग फार्मास्यूटिकल्स। ये पिछला जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था, सेकंड ग्रेड एग्जाम था 2025 का, उसमें इसका प्रश्न पूछा गया था, फार्मास्यूटिकल्स है। देखो भारत फार्मास्यूटिकल्स का दुनिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। तो फार्मास्यूटिकल्स में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उद्योग है, जिसमें सबसे टॉप कौन सा, चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है, नंबर 3 सा कौन सा है, भारत है। तो भारत का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पूरे वैश्विक स्तर पे हमारी जो रैंक कौन सी है, थर्ड रैंक है। और यह वैश्विक जो जेनरिक मांग का लगभग 20% इसकी अकेले की हिस्सेदारी रहती है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 1 चाइना, सॉरी नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 कौन सा है, भारत है। और भारत कम लागत वाली वैक्सीन आपूर्ति में एक वैश्विक नेतृत्व करता भी है। निर्यात, भारत का वर्तमान में मूल्य के हिसाब से फार्मा निर्यात में वैश्विक स्तर के ऊपर 11वें स्थान पे है। फार्मा निर्यात में हम कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है, 3% की है। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम चाइना, यूएसए के बाद हमारी कौन सी रैंक है, थर्ड रैंक है। अब भारत के कुल वस्तु निर्यात में फार्मा सेक्टर एक प्रमुख स्तंभ है। बजट 2026 में कुछ घोषणाएं हुई थी। बजट 2026 में घोषणा क्या हुई, एक बायो फार्मा शक्ति चर्चा में आई। बायो फार्मा शक्ति क्या है, यह है 10,000 करोड़ से अधिक परिव्यय के साथ नई योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर का वैश्विक एक बड़ा केंद्र बनाना है। और इसके लिए 3 नए NIPR के सरकार ने घोषणा की है बजट 2026 के अंदर। और इसी बजट 2026 के अंदर एक घोषणा और हुई है, 17 कैंसर रोधी दवाओं का सीमा शुल्क है वो हटाया गया है इसी बजट के अंदर। और आगे चलते हैं, अगला उद्योग कौन सा, कपड़ा उद्योग। लास्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम में इसका प्रश्न भी पूछा गया था, कपड़ा उद्योग का ये प्रश्न पूछा गया था, से इसके अंदर भी है। देखो कपड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है। सिंपल एक प्रश्न आया था लास्ट सेकंड ग्रेड में कि ऐसा कौन सा प्रमुख उद्योग है जो प्रमुख रोजगार सृजन करता है, तो वो कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। और तथा यह भारत के सकल मूल्य वर्धन के अंदर विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 11% है, तथा जीडीपी में यह 2% का योगदान देता है। तो जीडीपी में यह 2% का योगदान देता है। जीवीए के अंदर इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 11% है। और यह सबसे प्रमुख एक रोजगार सृजन करता उद्योग है, वो कौन सा, कपड़ा उद्योग है। अब देखेंगे हमारा रैंक, भारत की कपड़ा रैंक, कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत कपड़े के अंदर छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तथा वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 4% आ जाएगी। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024-25 में 8.63% भी दर्ज की गई है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक देश भी रहा है। भारत कपास, रेशम, मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में सेकंड स्थान पर है। तो ये प्रश्न पिछली सेकंड ग्रेड में आ गया था। कपास, रेशम, मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर हमारी रैंक कौन सी है, सेकंड रैंक है। और हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान का वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात हमारा कितना रहा है, 37.75 बिलियन डॉलर रहा है। 37.75 बिलियन डॉलर हमारा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अभी जो आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे, तो आर्थिक समीक्षा हमने पीछे कृषि का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर एक आपको टेबल करवाई थी।
उसके अंदर अपने को हमने एक टेबल पढ़ी थी, उस टेबल के अंदर हमने पढ़ा था जैसे जूट का तो हम पहले स्थान पे रहा ही है, जूट का पहले स्थान पे रहा ही है। तो कपास का हमने पढ़ा था कि कपास के अंदर चाइना और जो भारत है वो संयुक्त रूप से अग्रणी है, चाइना और भारत है संयुक्त रूप से इसके अंदर अग्रणी है। फिर भी कोई डाउट मिस्टेक रहती है तो हम टेलीग्राम के अंदर या इस क्लास के अंदर इसका नोटिफिकेशन है वो पिन कर देंगे और करेक्शन भी करवा देंगे, क्योंकि पिछली जो टेबल थी आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो सारणी आई थी उस सारणी के अकॉर्डिंग भारत का इसके अंदर दे भी रखा है कि इसके अंदर हमारी रैंक कौन सी है, कपास के अंदर चाइना के साथ हमारी जो रैंक वो साथ में कमेंट करके दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से ये और अपने देख लेंगे। अब देखेंगे हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान का वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात 37.76 बिलियन डॉलर रहा है। निर्यात की हिस्सेदारी देख लेना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25-26 के अंदर रेडीमेड कपड़े कितनी है 42.7% की है, और सूती कपड़े कितनी है 32.8% की है, मानव निर्मित कपड़े कितनी है 14.1% की है, हैंडीक्राफ्ट वस्त्र कितनी है 4.7% की है। देखो भारतीय वस्त्र उद्योग, इंडियन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर की निर्यात को लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है फुटवियर उद्योग, चमड़ा एवं गैर चमड़ा फुटवियर में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा, तमिलनाडु है। भारत के कुल फुटवियर और चमड़ा उत्पादन में इसके हिस्सेदारी कितनी है 3.8% है। भारत के कुल चमड़ा निर्यात की जो हिस्सेदारी कितनी है 4.7% आ जाती है। अब है MSME को बढ़ावा, भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारत की औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कि विनिर्माण का 35.4%, निर्यात का 48.8% और देश में जीडीपी का 31.1% का योगदान देता है। तीनों का प्रश्न आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उद्योगों का मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कितना 35.4 है, निर्यात में कितनी भागीदारी 48.58% है और जीडीपी में कितनी 31.1% है। 7.47 करोड़ उद्यमों के माध्यम से 32.82 करोड़ से अधिक लोगों को भी रोजगार यह उपलब्ध करवाता है। अब चलते हैं कृषि के बाद में यह क्षेत्र दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता की भूमिका रखता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है कृषि, कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र कौन सा है वो उद्योग आ जाएगा। और अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया को बढ़ा करके मेक फॉर वर्ल्ड को करना है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया तो है, अब इसके बाद है मेक फॉर वर्ल्ड, जो कि ये मिशन इसका 2.0 के अंदर आएगा, ISM के 2.0 को आएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, तकनीक को बढ़ावा देना है, उसकी संप्रभुता की दिशा में, संप्रभुता की दिशा में आगे और अग्रसर होना है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हम बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर भारत का जो बाजार था ना, वहां देखेंगे 2023 के अंदर 38 अरब डॉलर का रहा था, वही 2024-25 के अंदर कितना है 40 से 50 अरब डॉलर का हो चुका है। इसी प्रकार से ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो लक्ष्य है ना 2029 तक घरेलू जो चिप की मांग है ना उसको 70 से लेकर के 75% उसमें क्या है आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, कि 70-75% देश के अंदर ही क्रिएट हो उसके तैयार हो उसके, उसमें क्या आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। तो मेन क्या है, यह आत्मनिर्भरता को हासिल करना है, आत्मनिर्भरता में और अधिक विकसित होना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और हम बात करेंगे अगस्त 2025 तक 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ निवेश के साथ में 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। और यह हमने पढ़ लिया पीछे। अब है पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना यह कब शुरू हुई, यह शुरू हुई थी 13 अक्टूबर 2021 को। यह 16 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों को आपस में जोड़ता है। और अब चलते हैं औद्योगिक गलियारे, कई औद्योगिक गलियारे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कई औद्योगिक गलियारे हैं, जैसे अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, ये विकसित किए जा रहे हैं, ये औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, जिसके अंदर पढ़ेंगे माल परिवहन जो भाड़ा वगैरह इसके अंदर आता है, सारा लॉजिस्टिक हब के अंदर रूप में आता है, माल परिवहन सारा इसी के अंदर आता है। और ये शुरू कब हुई थी, 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसका टारगेट है 2030 तक टॉप 25 देशों में क्या है शामिल होना है।
और इसी प्रकार से भारत नेट की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2011 को, जिसकी अवधि है मार्च 2027 तक है। इसका टारगेट क्या है? ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से आपस में जोड़ना है, भारत नेट का ये टारगेट है। और पीपीआई यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या है? उत्पाद मूल्य सूचकांक। उत्पाद मूल्य सूचकांक यानी कि जो उत्पादक है उनके जो बनाए गए प्रोडक्ट है उनके मूल्यों को अवगत करवाना है, तो उत्पाद मूल्य सूचकांक। और इसकी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अंदर दक्षिणी एशिया में भारत उत्पाद मूल्य सूचकांक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। प्रश्न आ भी जाए तो भारत उत्पाद मूल्य सूचकांक यानी कि पीपीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता कंट्री है वह कौन सी है? भारत है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेली घनत्व। टेली घनत्व कितना? 75.23% से बढ़कर के अब कितना हो गया है? 86.76% हो गया है। हमारा टेली घनत्व इतना बढ़ गया है। जून 2025 तक भारत में स्थापित डेटा सेंटर की क्षमता लगभग 1280 मेगावाट थी। इसमें 130 तो निजी क्षेत्र तथा 49 केंद्र एवं राज्यों के द्वारा संचालित थे। और अब है भारत का अंतरिक्ष मिशन 2047। अंतरिक्ष मिशन 2047 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, और 2040 तक क्या करना है? मानव युक्त चंद्र मिशन शामिल है। यानी कि 2047 हमारा विजन है, जिसमें 2035 तक तो क्या है कि अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करनी है, और 2040 तक क्या टारगेट है कि मानव युक्त चंद्र मिशन इसमें शामिल है। अब है पीएम मित्र योजना, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील। ये 5 ऐप के ऊपर काम करती है। 5 ऐप कौन कौन से हैं? यानी कि फार्म टू फाइबर 1, फाइबर टू फैक्ट्री 2, फैक्ट्री टू फैशन 3, और फैशन टू फॉरेन के ऊपर आ जाएगी। फैशन टू फॉरेन पे यह 5 ऐप के ऊपर काम करती है। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री और फैशन, और कौन सा? फॉरेन। फैशन, फैक्ट्री, फाइबर और फार्म, यह 5 ऐप के ऊपर यह काम करती है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी अक्टूबर 2021 के अंदर, जो कि 2027-28 तक है। 2027-28 तक है। 2027-28 तक इसकी अवधि रहेगी। और अब है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन योजना, जो शुरू कब हुई? 2020 में शुरू हुई थी। इसकी अवधि कब तक की है? 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि है। इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी वस्त्रों की पेठ को और अधिक बढ़ावा देना है। इसके 4 घटक हैं। कौन कौन से? रिसर्च अनुसंधान, संवर्धन, निर्यात, शिक्षा और प्रशिक्षण है। और इसके बाद में है विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल। राष्ट्रीय विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू हुई थी, वो कौन सी है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, जिसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी। इसका टारगेट क्या है? 2035 तक जीडीपी में विनिर्माण में 12.9% से बढ़ा करके कितना करना? 25% करना है। मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है। वापिस सुनिएगा, इसका टारगेट है 2035 में जीडीपी में विनिर्माण जो है ना, वर्तमान में 12.9% है, उसको बढ़ा करके 2035 में कितना करना? 25% करना है। और निर्यात लक्ष्य है, वस्तु निर्यात पढ़ेंगे तो $1.2 ट्रिलियन करना है। मिशन के 5 इसके स्तंभ है। और अब है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 2025 में 38वें स्थान पे भारत है, और प्रथम पे कौन सा? स्विट्जरलैंड है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी? 38वीं है। पहले पे कौन सा? स्विट्जरलैंड है। और अन्य प्रमुख जो रैंक देखेंगे तो नवाचार और बौद्धिक संपदा में भारत की बात करेंगे, ट्रेडमार्क में भारत की रैंक कौन सी है? 4थी है। पेटेंट में भारत की रैंक कौन सी? 6ठी है। और औद्योगिक डिजाइन में हमारी रैंक कौन सी है? 7वीं रैंक आ जाएगी। और इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने भारत को उद्यमिता नीतियों में कौन सी रैंक प्रदान की है? भारत को 12वीं रैंक प्रदान की है। वैज्ञानिक अनुसंधान उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर के ऊपर कौन से स्थान पे आ चुका है? भारत 3रे स्थान के ऊपर आ चुका है। रैंक जरूर देख लीजिए, आगे पीछे जो पेपर थे तमाम में हमारी रैंक पूछी गई थी, कई सारे एग्जाम के अंदर है। और अब बात करेंगे रेजुपेव एक विकसित किया गया है, जो कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि ये क्या है? स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का एक। इसमें क्या है? जहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक रहता है, उन बहुत अत्यधिक
ठंडा क्षेत्र रहता है, उस ठंडे क्षेत्र के अंदर भी क्या है, सड़क निर्माण करना। वहां भी जो जो हम कहते हैं लुक वगैरह जिसको बोलते हैं, सड़क को जो डामर वगैरह बोलते हो, वहां भी वो प्रॉपर तरीके से काम करें, जमे नहीं। -30 -40 डिग्री के अंदर भी क्या है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र के अंदर भी क्या है, सड़क निर्माण हो सके, जो कि सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर के ऊपर स्थित है वहां पर सड़क बनाती है, उस डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रकार से स्वदेशी सड़क निर्माण की टेक्निक है जो कि रेजू पे विकसित है। और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इफोफिक्स, जो कि CSIR CRRI के द्वारा विकसित है। ये क्या है, इसमें संशोधित स्टील स्लेग का उपयोग करके, स्टील स्लेग का प्रयोग करके गड्ढों को भरना है, किसी भी मौसम के कार्य करने की क्षमता, नीचे किसी भी प्रकार का मौसम हो वहां पे काम करने की इसमें क्या है, क्षमता होती है। और स्टार्टअप की बात करेंगे तो भारत में स्टार्टअप जो पंजीकरण की बात करेंगे, भारत में पंजीकृत स्टार्टअप कितने हैं, 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। और हमारी रैंक कौन सी है, तो स्टार्टअप के पंजीकरण के अंदर पहली रैंक यूएसए की है, दूसरी रैंक चाइना की है, थर्ड रैंक किसकी है, भारत की है। स्टार्टअप के अंदर हमारी थर्ड रैंक पीछे आ जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आर्थिक समीक्षा 2025-26 में कुछ एक इंडेक्स दे रखी है, वो आप देख लेना। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुसंधान आउटपुट में भारत की रैंक दे रखी है। अगर ना साफ दिखे तो फोटो वैसे हम भेज देंगे। सबसे पहला दे दिया रक्षा, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स और परिवहन के अंदर, इसमें थर्ड इन एडवांस एयरक्राफ्ट में है, थर्ड इन ऑटोनॉमस में, अंडर वाटर में है, फोर्थ इन ड्रोन और स्वार्मिंग में है। क्वांटम कंप्यूटिंग में कौन सी है, थर्ड इन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में है, फोर्थ इन क्वांटम सेंसर्स के अंदर है। इसी प्रकार से बायोटेक, जीन टेक एवं टिक्का के अंदर सेकंड इन है बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और थर्ड है नोवेल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल के अंदर है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और संचार के अंदर हमारी रैंक कौन सी दे रखी है, सेकंड रैंक दे रखी है। एडवांस सामग्री के अंदर इसमें सेकंड दे दिया, एडवांस के अंदर कंपोजिट के अंदर थर्ड दे दिया, नैनो मटेरियल्स के अंदर है, ऊर्जा के अंदर है, सेकंड इन बायोफ्यूल के अंदर है, थर्ड इन सुपर स्पेक्ट्रस के अंदर है, फोर्थ इन न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारी रैंक दे रखी है। अगर ना क्लियर दिखे तो हम टेलीग्राम के अंदर ये PDF डालेंगे, PDF को भी आप देख लेना। तो कहने की बात ये है, अब हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक करवा दिए गए हैं पीछे प्ले लिस्ट के ऊपर। तो अभी तक आपके जो टॉपिक भारत की इकोनॉमी के, कृषि करवा दिया है, सेवा क्षेत्र करवा दिया गया है और उद्योग करवा दिया गया है। और एक टॉपिक और आपका करवा दिया जाएगा, वह कौन सा है, विदेशी व्यापार। और एग्जाम से पहले इन सभी के पीछे हम क्या कराएंगे, PYQ करवा देंगे। PYQ से डेटा का भी काम आएगा नहीं, लेकिन PYQ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के टॉपिक के पूछे गए। बाद में इन तमाम टॉपिक के हमने क्या करेंगे, MCQ को भी करवा देंगे, एग्जाम से महीने भर पहले है। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ के जो क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं वो पूरे पूरे कवर हो जाने हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रहेगी आपकी विदेशी व्यापार की। शुक्रिया।